हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। क्वेश्चन फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, हमें बताना है डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो इसके अंदर नंबर इन्वॉल्व हैं क्या वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, और बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, इसका रीजन क्या है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का कितना फेयर है बेटा? फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है? 15 रुपीज। आगे कह रहा है 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ओके, कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर का तो 15, अब जितने किलोमीटर भाई वो और ट्रेवल आगे करेगा उसके 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से ऐड होते हुए जाएंगे। तो भाई 2 किलोमीटर के कितने रुपए फेयर बनेगा? 2 किलोमीटर का फेयर कितना बनेगा बेटा? देखो पहले 15, अब प्लस 8 और ए हो जाएंगे, है कि नहीं? तो मीन्स 23। और 3 किलोमीटर का फेयर कितना बनेगा? देखो 2 किलोमीटर का 23 था और 3 किलोमीटर का हो गया तो उसमें 8 और ऐड कर देंगे जो हो गया 31, है कि नहीं? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? दोबारा समझो कि मैं कह रहा हूं। देखो 3 किलोमीटर का 31 रुपीज हो चुका अब तक। अब 1 किलोमीटर और आगे बढ़ चुके हैं तो 1 किलोमीटर का चार्ज 8 रुपए है, तो वो प्लस 8 और हो जाएगा, तो आगे कितना? 39। तुम्हारी जो सीरीज बनी वो बनी 15, 23, 31, 39। अब ऐसे जितने किलोमीटर वो चलता जाएगा उतने 8 रुपए और ऐड होते जाएंगे। तो साफ साफ हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हर एक टर्म में 8 ऐड हो रहा है। 8 क्या हो रहा है बेटा? ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये एपी है। तो यस, दिस सीरीज इज एपी, या दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज number of is AP because each terms is more than preceding term। ओके ना? हर एक प्रीसीडिंग टर्म में क्या हो रहा है? 8 ऐड होता हुआ जा रहा है और फिक्स टर्म ऐड हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या फॉर्म हो रही है बेटा? एपी फॉर्म हो रही है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसी फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining the cylinder at a time। तो देखो भाई, एक ना क्या है, सिलेंडर है। अब इसमें से 1/4 एयर क्या हो गया बेटा? कुछ है, कुछ भी है एक चीज जो सिलेंडर की फॉर्म में, उसमें से 1/4 एयर बाहर निकली। अब जब 1/4 एयर बाहर निकली तो भाई ऑब्वियसली बात है इस सिलेंडर का साइज छोटा हो गया होगा। अब दोबारा इसका 1/4 एयर बाहर निकली, मतलब जितना भी रिमेनिंग बचेगा ना उसमें 1/4 एयर बार बार हमें बाहर निकालनी है, तो उसके बाद दोबारा साइज छोटा हो गया होगा सिलेंडर का। अब दोबारा इसका 1/4 निकाला, तो अभी नॉर्मल से एक बात मुझे बताओ, जब हमने इसका 1/4 निकाला होगा तो भाई एयर का अमाउंट ज्यादा होगा, है कि नहीं? जब हमने इसका 1/4 निकाला होगा तो एयर का अमाउंट कम होगा। जब हमने इसका एयर का अमाउंट निकाला होगा तो वो 1/4 निकाला होगा तो उसमें एयर का अमाउंट कम होगा। तो अब देखो हर एक टर्म में अमाउंट रिड्यूस होता जा रहा है, इक्वल नहीं है, क्या होता जा रहा है? रिड्यूस होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? देखो ना, पहले हवा इतनी निकली, अब इतनी निकली, अब इतनी निकली, अब इक्वल थोड़ी हवा निकल रही है। अब ये मैं सोच रहा हूँ सर 1/4 तो इक्वल ही रहेगा, नहीं। अब एक नॉर्मल सी बात है ना, 1/4 हवा निकल चुकी, अब नेक्स्ट टाइम दोबारा 1/4 हवा निकलेगी तो 1/4 उसका कम ही आएगा। ओके, तो इसी वजह से ये भी एपी फॉर्म नहीं करेगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? इसी वजह से बेटा ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। तो इससे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग? इसको पहले यहां से रब कर देते हैं। तो हम यहां पे क्या करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज V।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को क्या मान लेते हैं बेटा, वी मान लेते हैं। अब देखो पहले हमारा वी था, अब इसका 1/4 हवा क्या हो गई बेटा, बाहर निकल गई है। अब देखो v का 1/4 कितना हुआ, v इंटू 1/4 मीन्स v/4। इतनी हवा बाहर निकल चुकी है किसमें से, v में से। तो एक काम करो v में से माइनस कर दो v/4, है कि नहीं। तो इसके नीचे 1 या 4, 4v माइनस v, तो आपका आ गया 3v/4। तो ये हो गया 3v/4। अब इसी तरह से नेक्स्ट टर्म, अब देखो अब 3v/4 की 1/4 निकालेंगे, किसका, 3v/4 का 1/4 निकालेंगे। क्योंकि अब देखो पहले v में से 1/4 हवा निकली थी, और हवा निकली 1/4 हमने माइनस करके ये लिख दिया। अब 3v/4 का 1/4 हवा निकली है, तो 3v/4 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करा, 3v/16 आया। तो मतलब इतनी हवा निकल चुकी है किसमें से, 3v/4 में से। तो कितनी बची होगी बेटा, 3v/4 में से माइनस कर दो 3v/16। समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा देखो। हमारी वॉल्यूम को हमने माना सिलेंडर को v, तो भाई ये v आया फर्स्ट टर्म। अब इसमें से 1/4 हवा क्या हो गया बेटा, बाहर निकल गई है। तो हमने क्या करा, v का 1/4 निकाला जो आया v/4, और पहले जितनी हवा थी टोटल वॉल्यूम थी, और अभी कितना आया 1/4 निकाला v/4, दोनों को माइनस कर दो तो रिमेनिंग बचा 3v/4। तो यहां लिख दिया हमने रिमेनिंग 3/4। सेम इसी तरह से अब अभी वॉल्यूम कितनी है, 3v/4 है। अब इसका 1/4 निकालेंगे जो आया 3v/16, और 3v/4 में से माइनस कर देंगे 3v/16, तो अब रिमेनिंग जितनी भी हवा बची सिलेंडर में वो पता चल जाएगी हमें। तो एलसीएम आया 16, 4 के डिल में 16 4 बार में, 4 3 12 माइनस 3v, तो ये बचा आपका 9v/16। अब इसी तरह से ये चलते रहेगा। ओके, अब देखो हम d निकालते हैं, और अगर इनका d सेम आ गया, मतलब a2 माइनस a1 करने पे और a3 माइनस a2 करने पे अगर सेम आ गया, तो इसका मतलब ap है, अदरवाइज नहीं है। तो a2 है हमारा 3v/4, और ये v, और ये 9v/16, और ये 3v/4। एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, 4 3v माइनस 4v, तो यहाँ पे 16 आएगा, 9v माइनस 12v। तो ये आया बेटा आपका माइनस का v/4, और ये आया माइनस का 3v/16। इक्वल तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। ओके, और अच्छे से मैंने आपको भी एक एग्जांपल लेके समझाया था जब मैंने सिलेंडर बनाए थे, है कि नहीं। लेकिन रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करेंगे हम लोग इसको। अब एक स्टेटमेंट और लिखनी है आपको, तो क्या लिख देंगे, दिस सीरीज डू नॉट हैव कॉमन डिफरेंस। इसके यहां से रब कर देते हैं, दिस सीरीज डू नॉट हैव कॉमन difference, so this is not a AP। अब चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कह रहा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ओके, कह रहा है कि भाई एक वेल है, कुआं है, उसको डिगिंग, उसको खोदने की जो कॉस्ट है वो पहले कितनी आती है, फर्स्ट कॉस्ट आती है हमारी 150 की। देन हर एक मीटर पे, देन आगे जितने इतने मीटर भरते जाएंगे वो 50-50 रुपए भरती हुई जाएगी। समझने की कोशिश करो, पहले आपने 150 पे करा, फिर नेक्स्ट मीटर के लिए 50 प्लस हो जाएगा, मतलब 150 प्लस 50, फिर दोबारा नेक्स्ट मीटर के लिए 50 और ऐड हो जाएगा, फिर दोबारा नेक्स्ट मीटर के लिए 50 और ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी कॉस्ट आपकी चलती रहेगी। तो जैसा हमने फर्स्ट पार्ट करा था ना इसका, वो टैक्सी वाला, सेम ये भी देखो वैसे ही क्वेश्चन है। तो देखो क्या क्या लिखेंगे भाई हम, फर्स्ट मीटर कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, डिगिंग अ वेल कितनी है बेटा, 150 रुपीज। एंड सेकंड मीटर के लिए देखो पहली 150, देन दूसरे के लिए 50,
तो 150 प्लस 50 जो होता है 200। तो 2 मीटर तक अगर हम उसको डिग करते हैं मतलब खोदते हैं तो भाई कितना हो जाता है 200। अगर हम 3rd मीटर तक जाते हैं, ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है बेटा कि सेम सेम आपको यहाँ पे नोट करना है। ओके, दोबारा लिखना ना पड़े इसलिए हम डॉट डॉट डाल देते हैं। तो देखो अगर हम 2 मीटर तक उसे टिक करते हैं मतलब खोदते हैं तो 200 रुपीज। अगर 3 मीटर तक जाना है तो 50 और ऐड हो जाएगा 200 में, तो 200 प्लस 50 तो जो हो गया ये हमारा 250। तो हमारी एपी बनी 150, 200 और 250। इसी तरह से ये चलती रहेगी। तो भाई साफ साफ दिख रहा है ये एपी है, क्योंकि हर एक टर्म में क्या हो रहा है बेटा 50 50 50 ऐड होता जा रहा है। This list of number is AP because every next term is कितना है बेटा 50 मोर देन प्रीसीडिंग टर्म से, इसलिए ये एपी है। अब इसका एक पार्ट हो रहा है उसको भी डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा 4th पार्ट कह रहा था अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। अगर हम किसी अकाउंट में 10,000 रुपये जमा करते हैं और उस पर इंटरेस्ट जो लग रहा है कंपाउंडली लग रहा है, तो एक सीरीज क्या बनेगी और वो बनेगी एपी हाँ या ना, वो बताना है हमें। तो उससे पहले हमें समझना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और एक सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा होगा बेटा छोटी क्लासेस में आप लोगों ने कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले देखो सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं। आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए 10% के रेट पे, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया हमारा 10,000 रुपये और रेट हो गया हमारा 10% पर एनम। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट ये होता है जैसे स्टूडेंट्स मान लो आपने देखो 10,000 रुपये उधार लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10% पर एनम। तो अब देखो 10,000 का 10% कितना होता है 1,000। तो आपको हर ईयर एवरी ईयर उसको 10,000 रुपये ना इंटरेस्ट देना होगा जब तक आप इसका प्रिंसिपल अमाउंट लौटा नहीं देते हो। जैसे मान लो दोबारा समझने की कोशिश करो, ये एक बंदा और ये एक बंदा है, इसने इसको क्या दिए 10,000 रुपये दिए 10% के रेट पे। अब ये बंदा क्या करेगा, इसने उधार लिए हैं, ये इसको हर साल 1,000 रुपये पे करेगा जो होता है 10,000 का 10%। हर साल एवरी ईयर कितने पे करेगा 1,000 रुपये पे करेगा जब तक ये अपने 10,000 रुपये ना इसके 10,000 रुपये ना लौटा दे। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट जो हर ईयर जिसका इंटरेस्ट सेम होता है, हर ईयरली एवरी ईयर इसका इंटरेस्ट क्या होता है सेम। देखो 1,000 1,000 1,000 है कि नहीं। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इसमें जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, जैसे मान लो एक सेकेंड आपने 10,000 रुपये उधार लिए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे। अब इसका 10% हुआ 1,000 रुपये। अब फर्स्ट ईयर के बाद जो एक ईयर कंप्लीट हो गया मान लो है ना, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10,000 नहीं रहा, वो 11,000 हो गया। कैसे, देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फर्क होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है ना वो आप उसको देते हुए जाते हो, उसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड नहीं करते हो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल अकाउंट में ऐड होके न्यू प्रिंसिपल अमाउंट जनरेट हो जाता है। न्यू प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाता है जनरेट। अब देखो तो आपका फर्स्ट ईयर में 10% लगा तो 10,000 का 10% 1,000, 1,000 में 10,000 ऐड करो तो कितना हो गया बेटा 11,000। अब जो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगेगा, जो नेक्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट लगेगा वो पता है क्या लगेगा, 10,000 पे 10% नहीं लगेगा, 11,000 पे 10% लगेगा जो होता है 1,100। तो देखो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना दिया उसने 1,000, सेकंड ईयर कितना देगा 1,100। अब जो ये 1,100 है दोबारा प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा जो हो जाएगा 12,100 रुपीज। अब जो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट देगा 12,100 रुपीज पे देगा। तो अब देखो जो इंटरेस्ट की जो वैल्यू आएगी, पहले 1,000 आई फिर 1,100 फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब जो फिक्स्ड अमाउंट आएगा बार बार जो ऐड होगा, इंटरेस्ट ही तो ऐड होता है, तो वो सेम नहीं आएगा, वो सेम नहीं आएगा।
तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी नहीं बनाता। एपी कौन बनाता है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। अब जो ये क्वेश्चन है बेटा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे है, तो ऑब्वियसली बता कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे है तो ये भी बेटा एपी नहीं फॉर्म करेगा। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखो एपी क्या बनेगी बेटा, शुरुआत में उसके पास 10,000 रुपए उसने उससे लोन लिया। अब 8% जो इंटरेस्ट लगा 10,000 का, 8% होता है कितना? 800 रुपीज। अब 800 रुपीज इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया? 10,800। अब जो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगेगा वो 10,000 पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा? 10,800 पे। तो इसको भी काटते 2 0 से 2 0, 8 8 जा 64 और ये 8, तो ये आया बेटा आपका 864। तो अब 10,800 में ऐड हो जाएगा कितना? 864। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, देखो पहले 10,000 था, 800 रुपए इंटरेस्ट लगा तो 10,800 हो गया। अब 10,800 पे 8% इंटरेस्ट लगेगा 864। अब 10,800 के अंदर 864 ऐड कर दो जो होता है 11,664। अब इसी तरह से अब नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा। ओके, इस तरह से हमारी ये लिस्ट ऑफ नंबर बनेंगे। अब डी अगर इक्वल आएगा तो भाई एपी है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन यहां से देखो साफ साफ दिख रहा है कि भाई एपी फॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के इक्वल नहीं आना भाई, साफ साफ दिख रहा है। A2 हमारा 10,800, A1 हमारा 10,000, A3 हमारा 11,664 माइनस में 10,800। तो इसमें से 10,800 में से 10,000 गया तो 800, और 11,664 में से 10,800 माइनस करते हैं तो 4 6 8 864 आया, और ये नॉट इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा, इसलिए ये एपी नहीं। अब एक स्टेटमेंट लिखनी है हमें, क्या? कि दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट फॉर्म इज एपी, नॉट फॉर्म एन एपी, खत्म। ओके, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा राइट फोर्थ टर्म ऑफ एपी जिसकी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है। आपको ए और डी दिया है, आपको फर्स्ट फोर टर्म लिखनी है। तो देखो जो A1 होता है वो A के इक्वल होता है, तो ए हो गया हमारा 10। जो A2 होता है वो क्या होता है बेटा? A प्लस डी। और जो A3 होता है वो होता है A प्लस 2D। और जो A4 होता है वो होता है A प्लस 3D। ये ऐसा क्यों होता है मैंने इसको बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल अभी एक चीज याद रखना कि जो A2 है, A3 है, A4 है, एक टाइप का फॉर्मूला समझ लो उसको। A4 निकालना है आपको तो A प्लस 3D, मतलब D के साथ आपको वो टर्म जो भी निकालनी है आपको उसमें से एक कम कर दो। A3 निकालना है तो A प्लस 2D, अगर A10 निकालना है तो A प्लस 10 से कम कर दो 9D। इसको एज अ फॉर्मूला याद करके समझ सकते हो आप। अगर A12 निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा? A प्लस 12 में से एक कम करो 11D। ओके, अभी हमें फिलहाल सिर्फ 4 टर्म निकालनी है, तो इसलिए A1 को हम A बोलते हैं तो वो 10 हो गया। A2 A प्लस D होता है तो A की वैल्यू 10 है, D की वैल्यू 10 है तो ये हो गया 20। A3 A प्लस 2D, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 10 30। A की वैल्यू 10, 3D, D की वैल्यू 10 तो ये हो गया आपका 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 10 40। तो भाई आपके 4 टर्म्स हो गई आपकी 10 20 30 और 40। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी देख करते हैं। A1 हमारा A के इक्वल जो है -2, A2 हमारा A प्लस डी के इक्वल, A3 हमारा A प्लस 2D के इक्वल, और A4 हमारा A प्लस 3D के इक्वल। तो A प्लस डी, A की वैल्यू -2, D की वैल्यू 0, तो ये आया -2। A की वैल्यू -2, अब देखो 2 इंटू 0, और 2 इंटू 0 तो भाई 0 ही होना, तो ये भी -2 आएगा, और ये भी आपका -2 ही आएगा। तो क्या हो गई बेटा वो 4 टर्म्स? -2 -2 -2 -2।
अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। तो a1 है हमारा क्या, a मीन्स 4, a2 क्या होता है a प्लस डी मीन्स a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3। तो 4 प्लस माइनस -3 है, तो ये प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया बेटा 1, तो a2 हो गया हमारा 1। अब a3 होता है बेटा हमारा a प्लस 2d, a की वैल्यू 4 है, 2 इंटू डी की वैल्यू -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6, तो ये आ गया -2। a4 a प्लस 3d, 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 3 इंटू -3 माइनस का 9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया आपका माइनस का 5। तो आपकी वो चार टर्म कौन कौन सी हो गई, a1 हमारा 4 आया है, फिर 1 आया है, फिर -2, फिर -5। तो ये हो गए बेटा आपकी चार टर्म्स। अब इसी तरह से ये वाला पार्ट भी कर लेते हैं हम लोग। a1 क्या है बेटा, a जो है -1, a2 a प्लस डी, a की वैल्यू -1 है और d की वैल्यू 1/2 है, तो इसको तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम और 1 और 2 का आएगा 2, 1 की टेल में 2 2 बार में, 2 को -1 से करा -2 और ये 1, तो ये आया आपका माइनस का 1/2। अब इसी तरह से a3 निकालते हैं। a3 मतलब a प्लस 2d, a की वैल्यू -1 प्लस में 2 इंटू डी, तो 2 इंटू 1/2 और 2 से 2 कैंसिल, तो बचा माइनस का 1 प्लस का 1 और माइनस प्लस माइनस, तो 1 में से 1 गया 0। a4 a प्लस 3d माइनस का 1 प्लस में 3 इंटू 1/2, तो माइनस का 1 प्लस में 3 1 जा 3, तो ये 3/2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम आया 2, 1 की टेल में 2 2 बार में, 2 को -1 से करा 2, 2 की टेल में 1 बार में, 1 से करा ये 3, तो ये आ गया आपका 1/2। तो आपके वो चार टर्म्स हो गए बेटा, माइनस का 1, माइनस का 1/2, 0 और 1/2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट और बचा है। a1 होता है हमारा a जो है माइनस का 1.25, a2 होता है हमारा a प्लस डी, वैल्यू पुटिंग करते हैं, a की वैल्यू 1.25 माइनस का और प्लस d की वैल्यू माइनस का 0.25, माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस, तो 0.25 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस का 1.50। अब निकालते हैं a3, a3 मीन्स a प्लस 2d, a की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 0.25, तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 25 बेटा 0.25, 0.50 हो जाएगा ये, है ना, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 1.75। यहां निकालते हैं अब a4 मीन्स a प्लस 3d, a की वैल्यू -1.25 माइनस में 3 इंटू माइनस का 0.25, माइनस का 1.25 माइनस माइनस, एक सेकेंड, ये प्लस है ना बेटा, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 0.25 0.75, क्योंकि 25 को 3 से करेंगे 75 और पॉइंट यहाँ लगा दिया हमने, क्योंकि पॉइंट क्या 2 नंबर है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होनी चाहिए, तो पॉइंट यहाँ आएगा। माइनस माइनस प्लस, तो लेकिन साइन माइनस का, तो 1.25 0.75, तो ये हो गया बेटा आपका कितना 2। तो आपकी वो चार टर्म आ गई, माइनस का 1.25, माइनस का 1.50, माइनस का 1.75 और माइनस का 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टाइम एंड कॉमन डिफरेंस। आपको ए और डी बताना है। तो भाई ए है हमारा 3, डी कैसे निकालते हैं बेटा, a2 माइनस a1,
A2 है 1 और A1 है हमारा 3, तो ये आ गया -2। तो A आ गया 3, D आ गया -2। अब इसमें A है हमारा -5 और D है हमारा A2 A1। A2 है हमारा -1 और A1 है बेटा हमारा -5। देखो ये होता है A1, A2, A3, A4, इस तरह से हमारी AP को रिप्रेजेंट करते हैं। तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये +5। अब ये माइनस प्लस माइनस, 5 में से बन गया 4, तो A आ गया -5 और D आ गया 4। A होती है हमारी फर्स्ट टर्म, तो 1/3 हमारी फर्स्ट टर्म, तो A हो गया 1/3। D निकालते हैं बेटा A2 A1 से। A2 की वैल्यू 5/3 है और A1 क्या है हमारा 1/3, तो एलसीएम आया 3, 5 - 1 जो होता है 4/3। तो A आ गया 1/3 और D आ गया हमारा 4/3। अब इसमें A है बेटा हमारा 0.6, D निकालते हैं A2 A1 से। A2 की वैल्यू 1.7 और A1 की वैल्यू 0.6, तो माइनस करा तो आया 1.1। तो A की वैल्यू 0.6 और D की वैल्यू 1.1। ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, वहां करेंगे हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4।